नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनीष आप सबका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेरिकार्डियल इफ्यूजन को लेकर के। देखिए, कार्डियल शब्द जहां प्रयोग होता है उसका मतलब होता है दिल, और पेरिकार्डियल पेरिकार्डियल मतलब होता है दिल के आसपास का। इफ्यूजन मतलब फ्लूइड इकट्ठा हो जाना या पानी भर जाना। पानी तो नहीं होता है, फ्लूइड ही होता है, बेसिकली बॉडी का फ्लूइड होता है, बट आम भाषा में हम लोग इसको फ्लूइड पानी बोल सकते हैं। इसको बोलते हैं पेरिकार्डियल इफ्यूजन। और मैं आपको दिखाता हूँ, एक एक्सरे है, और एक्सरे में आप देखेंगे कि ये होती है हमारे लंग्स की बाउंड्रीज, हमारे लंग्स की सीमाएं। ठीक है जी। तो इसके अंदर जितना भी ब्लैकिश पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारे फेफड़े होते हैं। ब्लैक जो पोर्शन दिखाई दे रहा है ये हमारे फेफड़े हैं। ठीक है। तो आप एक चीज़ नोट करेंगे कि यहाँ पर जो फेफड़ों में कालापन है वो ज़्यादा है, और यहाँ पर जो फेफड़ों के अंदर कालापन है वो कम है। इसके साथ साथ दूसरा जो फेफड़ा है, अगर उसकी बाउंड्रीज़ को मैं पेंट करूं और मैं कहूं कि ये इसकी बाउंड्री है, तो आप दूसरी चीज़ आप नोट करेंगे। आप लोग एक्सरे ज़्यादा नहीं देखते हैं, बट जो एक्सरे ज़्यादा देखते हैं लोग, उनको एक बात समझ में आ गई होगी कि हार्ट का जो साइज़ है, हार्ट जो होता है यहाँ पर होता है, और ये जो सफ़ेद पोर्शन दिखाई दे रहा है लंग्स के अंदर, यही बेसिकली एक प्रकार का हम इसको अपना हार्ट की शैडो कह सकते हैं। ये जो लंग के पोर्शन है इतने इसके अंदर और इतना इसके अंदर, ये सफ़ेद हो चुका है। तो बट हार्ट का साइज़ जो है, वो हार्ट का जो आकार है, वो साइज़ है वो बड़ा है। ठीक है। केस दिया गया है कि 30-year-old वुमेन, एक महिला आती है, 30 साल की लेडी, और ये आकर के फैमिली फिजिशियन के पास आती है और कहती है कि शॉर्टनेस और ब्रीथ हो रही है, यानी कि मतलब सांस जो है वो छोटे छोटे आ रहे हैं, सांस लेने में दिक्कत हो रही है पिछले 2 हफ्तों से। और इससे पहले इस लेडी को फ्लू जैसे लक्षण आए थे। अब फ्लू जैसे लक्षण क्या होते हैं? जुकाम, नज़ला, नाक का बहना, बुखार का होना, बदन का टूटना। ठीक है। बट सी फेल्ट, उसको लगता है कि सी नेवर रिकवर्ड, उसको थोड़ा आराम तो मिला बट वो पूरी तरीके से रिकवर नहीं हो पाई, उसको ऐसा महसूस होता है। एंड सी डिनाइड, उसने मना कर दिया कि नो चेस्ट पेन, उसको कोई चेस्ट पेन नहीं रहा है, कोई एडिमा, कोई सूजन शरीर के अंदर नहीं है। इसके अलावा उसने सी डिडंट टेक एनी मेडिकेशन, उसने कोई दवाई नहीं ली। ठीक है जी। ना ही उसको कोई चोट लगी, ट्रॉमा कोई नहीं हुआ, ना उसकी कोई हाल फिलहाल में ऑपरेशन हुआ है। उसकी जो एग्जामिनेशन है वो नॉर्मल आती है, और रेडियोग्राफ यानी कि चेस्ट एक्सरे जो है वो दिखाता है कि ग्लोबुलर हार्ट का जो आकार है, साइज़ है, वो बढ़ गया है, और वो दर्शाता है कि ईसीजी करते हैं डॉक्टर, और ईसीजी के अंदर नॉन स्पेसिफिक एसटी सेगमेंट चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो डॉक्टर जो है उसका 2D इको कार्डियोग्राफ करते हैं, और 2D इको से उसकी पता चल जाता है कि पेशेंट जो है उसको पेरिकार्डियल इफ्यूजन है, और वो धीरे धीरे अगले कुछ हफ्तों में रिकवर हो जाती है। एक बात तो ये बात क्लियर हो जाती है कि 2D इको कार्डियोग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट जाँच है। तो कभी डॉक्टर आपको इसके लिए रिकमेंड करें तो आप मना मत कीजिएगा। दूसरी बात ये सामने आती है कि जो पेरिकार्डियल इफ्यूजन होता है, हार्ट के चारों ओर जो फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है, वो ठीक हो सकता है। दोस्तों, वीडियो में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि पेरिकार्डियल इफ्यूजन चाहे वो एक्यूट हो, एक्यूट का मतलब होता है पिछले कुछ ही टाइम में हुआ हो, जो है ना, जो बहुत ही ताज़ा हो, नया हो, जो इमीडिएटली हुआ हो, जो कम समय में हुआ हो, या क्रोनिक जो लंबे समय से चल रहा है, पुराना हो। तो दोनों ही स्थितियों में जो है ये कब होता है कि जब, देखिए, पेरिकार्डियल फ्लूइड जो होता है निश्चित रूप से बनता रहता है और ड्रेन होता रहता है। ड्रेन का मतलब होता है कि जो उसकी नेचुरल जगह है, नेचुरल जो स्थान है, उसमें पहुंचता रहता है। तो यदि वो बन तो ज़्यादा रहा है, लेकिन उसका जो ड्रेनेज है, वो जो उसका नॉर्मली जो निष्कासन है वो नहीं हो पा रहा है अच्छे से, तो ऐसी स्थिति में वो वहाँ पर एक्युमुलेट हो जाता है, धीरे धीरे इकट्ठा हो जाता है। बात करते हैं कि रिस्क फैक्टर किन लोगों में होने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। जिन लोगों में कुछ अंडरलाइंग कोज चल रहे होते हैं, कुछ अंडरलाइंग बीमारियां चल रही होती हैं, मतलब पहले से कोई बीमारी चल रही होती है, जैसे कि हो सकता है CHF, कंजस्टिव हार्ट फेलियर, जो कि एक बहुत गंभीर समस्या है निश्चित रूप से, और हम वीडियो बना चुके हैं इसके ऊपर एक। इसके साथ साथ जो कार्डियक डिजीज़ होती है, जो हृदय की बीमारियां होती हैं उनमें, और जो रोमेटॉइड हार्ट डिजीज़ बेसिकली, इसके बारे में भी हम एक वीडियो में डिस्कस करेंगे, और ये भी एक प्रकार की गंभीर समस्या है। ये भी जो है हार्ट की वाल्व्स वगैरह को ख़राब कर देती है। कोर पल्मोनली हार्ट की एक समस्या है। हार्ट का जो राइट साइड होता है वो एनलार्ज हो जाता है, बड़ा हो जाता है। कार्डियोमायोपैथी, पूरे हार्ट का साइज बड़ा हो जाता है आफ्टर कार्डियक सर्जरी, किसी प्रकार की कोई हार्ट की सर्जरी हुई हो, या फिर मायोकार्डियल इन्फाक्शन हुआ हो, हार्ट अटैक हुआ हो, और किसी प्रकार की जो है रोमेटॉइड अर्थराइटिस, जिसको रोमेटॉइड अर्थराइटिस की जो बीमारी होती है, न्यूप्लाज्म, किसी प्रकार का जो है कैंसरस बेनिग्न हो सकता है, मतलब जो हानिकारक हो सकता है, या फिर प्राइमरी मैलिग्नेंट होता है, जो हानिकारक होता है, जो फैल सकता है, दूसरे अंगों को भी नुकसान कर सकता है। इसके साथ साथ सेकेंडरी मैलिग्नेंट कोई ट्यूमर हो, मतलब लंग्स के अंदर, या फिर ब्रेस्ट कोई कैंसर हो, तो इस स्थिति में भी ऐसा मिल सकता है। क्रोनिक रीनल डिजीज, पुरानी गुर्दों की बीमारियां, जिसमें कि हमारा जो ब्लड होता है उसके अंदर यूरिया जो होता है उसकी मात्रा बढ़ जाए, या कोई व्यक्ति डायलिसिस पर है। इसके साथ साथ एल्बुमिन जो एक पदार्थ होता है, उसकी मात्रा हमारी बॉडी के अंदर
कम हो जाए। इसके साथ साथ कोई एक्यूट इन्फेक्शन जैसे कि कोई इन्फ्लुएंजा वायरस, कोई वायरल इन्फेक्शन, अब देखिए जैसे कि कोविड वगैरह जो चलते हैं या कोई वायरल डिजीज़ होती है, वो हार्ट को भी नुकसान पहुंचा सकती है। व्यक्ति को तो ठीक होने के बाद में महसूस होता है कि मैं ठीक हो चुका हूँ बीमारी से पूरी तरीके से, बट बीमारी जो है अंदर शरीर के अंदर आपको बता के आपके हार्ट के चारों तरफ फ्लूइड इकट्ठा नहीं करेगी। तो इसलिए जो है किसी भी बीमारी को अच्छे से ठीक करना बहुत ज़रूरी होता है। निमोनिया में भी ऐसा हो सकता है। इसके साथ साथ ट्यूबरकुलोसिस, टीबी की जो बीमारी होती है, किसी प्रकार का फंगस इन्फेक्शन जो कि फेफड़ों में भी हो सकता है, त्वचा पर भी हो सकता है, किसी भी और पर पैरासाइट का इन्फेक्शन, पैरासाइट जैसे कि कीड़े वगैरह हो सकते हैं। कभी कभी दवाइयों के कारण ऐसा हो जाता है, हाइड्रोलाजिन या फिर प्रोकेनामाइड, ये जो दो दवाइयाँ हैं दवाइयों के कारण भी हो सकता है, रेडिएशन के बाद में हो सकता है। अच्छा, रेडिएशन जो है कभी कभी बीमार लोगों को लगती है, और कभी कभी जो एक्सरे टेक्नीशियन या जो रेडिएशन के जो टेक्नीशियन होते हैं उनको भी ऐसी स्थिति हो सकती है, और ये लोग जो हैं इनको बुक्स हमेशा प्रिकॉशन लेने के लिए सिखाती हैं, बट ये कभी भी प्रिकॉशन नहीं लेते हैं, सावधानी नहीं बरतते हैं। सीवियर हाइपोथायराइड की जो स्थिति होती है ना, डायग्नोसिस पर कैसे पहुंचा जा सकता है, पहले समझ चुके हैं हम कि एक्सरे, चेस्ट, छाती का एक्सरे, कभी कभी और ईसीजी, इकोकार्डियोग्राफ, इसके अलावा पेरिकार्डियल इफ्यूजन को बता सकते हैं। 2D इकोकार्डियोग्राफ जो है बिल्कुल कंफर्म कर देती है बात को। क्लिनिकल फीचर इसके जो हैं क्या दिखाई देते हैं, साइन या सिम्टम, मतलब मरीज में क्या लक्षण ऐसे दिखाई देते हैं। तक फ्लूइड जो है फेफड़ों, हार्ट के चारों ओर कम मात्रा में होता है, तब तक व्यक्ति को लक्षण कम महसूस होते हैं। जैसे ही इस फ्लूइड की मात्रा हार्ट के चारों ओर बढ़ने लग जाती है तो लक्षण बढ़ने लग जाते हैं। और हीमोडायनेमिक्स होता है जिसमें कि रोगी की हार्ट रेट आ सकती है, दिल की धड़कन आ सकती है, उसकी रेस्पिरेशन रेट मतलब उसकी सांस की गति आ सकती है, उसकी ऑक्सीजन का जो सैचुरेशन SpO2 से हम बताते हैं, सैचुरेशन का जो लेवल होता है वो कम हो सकता है। हीमोडायनेमिक्स जो है उसका बिगड़ने लग जाता है। और ये कैसा होता है, जब 150 से 200 ml जो है फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है चारों तरफ, जो कि एक अच्छी खासी भारी मात्रा होती है। क्रोनिक पेरिकार्डियल इफ्यूजन में जो है ज़्यादा लक्षण सामने आने लग जाते हैं। एक लक्षण हो सकता है हाइपोटेंशन, बीपी कम होने लग जाता है। ऐसी स्थिति में जुगुलर वीनस प्रेशर बढ़ने लग जाता है। जेवीपी जो होती है हमारी गर्दन में होती है, और मैं पिछली वीडियो में इसकी एक इमेज फोटो आपको दिखा चुका हूँ। जुगुलर वीनस प्रेशर जो गर्दन में नस होती है वो फुली हुई महसूस हो सकती है, और रोगी का बीपी जो है कम होने लग जाता है। उनका बीपी जब 90 से कम होने लग जाता है, तब उस स्थिति में हीमोडायनेमिक्स बिगड़ जाते हैं, रोगी के शरीर में बेचैनी आ जाती है। और दूसरे जो सिम्टम हो सकते हैं, भूख नहीं लगेगी रोगी को, डिस्निया, सांस लेने में दिक्कत रहने लग जाएगी, रेस्पिरेशन, सांस की गति ज़्यादा रहने लग जाएगी, रोगी को खांसी रहेगी, और छाती में थोड़ा थोड़ा दर्द महसूस होने लग जाएगा। इसके साथ साथ जो है दूसरी दिक्कतें आने लग जाएंगी, जैसे कि रोगी के हार्ट की गति, टेकीकार्डिया होगा, हार्ट की गति ज़्यादा रहने लग जाएगी, और गर्दन की जो नस होती है वो देखने पर फुली हुई महसूस होगी, और हाथ पैरों पर उसको सूजन भी महसूस हो सकती है। लेबोरेटरी टेस्टों में इकोकार्डियोग्राफ जो कि इमरजेंसी में ही परफॉर्म हो जाता है, इसके साथ साथ इसमें ST सेगमेंट में चेंज मिलेगा और नॉन स्पेसिफिक मिलेगा। वोल्टेज QRS की छोटी मिलेगी, कम मिलेगी वोल्टेज, ठीक है जी। जब डायग्नोसिस का पता ना चले और डॉक्टर जो है पेरिकार्डियल इफ्यूजन को निकाल पाने में सक्षम हो, देखिए पेरिकार्डियल इफ्यूजन यानी कि जो हार्ट के चारों ओर जो फ्लूइड जमा है उसको कब निकाल पाएगा डॉक्टर, जब डॉक्टर कार्डियोसेंटेसिस करेंगे, मतलब हार्ट के जो चारों ओर की झिल्ली होती है उसमें डॉक्टर एक नीडल, एक सुई से पहुंच जाते हैं और वहाँ पर जमा जो फ्लूइड होता है उसको निकालते हैं। तो वो जो फ्लूइड होता है उसको फिर डॉक्टर जांच के लिए भेजते हैं, जिसमें उसकी TLC, DLC है ना, जो जांच होती है उनको कराएंगे। उसमें प्रोटीन की मात्रा देखेंगे, उसके अंदर लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज, LDH बोलते हैं इसको, उसमें प्रोटीन देखा जाता है, ग्लूकोज देखी जाती है, ग्राम स्टेन उनका भेजते हैं, कल्चर कराते हैं डॉक्टर, कल्चर सेंसिटिविटी, फंगल कल्चर कराते हैं जिसको KOH भी कहा जाता है। इसके साथ साथ जो है AF भी कराते हैं, ADA भी करा लेते हैं। ADA जो है वो TB को बताने वाली जांच होती है। TB शरीर के किसी भी अंग में हो सकती है, और ट्यूमर की साइटोलॉजी करा लेते हैं, यानी कि कभी कभी ट्यूमर नियोप्लाज्म चल रहा होता है उसका भी कारण हो सकता है। RA फैक्टर भी कराया जाता है, ANA एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी ANA टेस्ट जो होता है वो भी कराया जाता है इस प्रकार से। और साथ साथ जो है HIV वगैरह की या वायरल मार्कर के टेस्ट जो होते हैं वो भी करा लिए जाते हैं। हमारी में टेस्टों की तो भरमार है, टेस्ट जो है बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में हो रहे हैं, जैसे कि आप सब देख ही पा रहे हैं। ब्लड कल्चर है ना, पेरिकार्डियल अगर फ्लूइड मिल रहा है तो उसके तो सारे टेस्ट करा दिए जाते हैं, क्योंकि वो एक रेयर टेस्ट है, रेयर सैंपल है, और बार बार हार्ट के आसपास डॉक्टर नहीं पहुंच सकता है। थ्रोट स्वैब कल्चर इन्फ्लुएंजा के लिए, जैसे कि कोविड वगैरह और जो कुछ भी है। इसके साथ साथ दूसरे टेस्ट, न्यूमोनिया से रिलेटेड जाँचें करा सकते हैं डॉक्टर, थायराइड की जाँच कराते हैं। इमेजिंग में छाती का एक्सरे और 2D इकोकार्डियोग्राफ बहुत महत्वपूर्ण जांच है। कभी कभी आवश्यकता पड़ने पर CT चेस्ट भी कराया जा सकता है।
इसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस में कंजेस्टिव हार्ट फेलियर से इसको डिफरेंशिएट करते हैं, क्योंकि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के रोगी जो होते हैं उनमें भी एक्सरे देखने पर कुछ इसी प्रकार से महसूस होता है, और उनके जो साइन लक्षण मरीज में आते हैं वो भी जैसे कि सांस फूलना, और जो जुगुलर वेन होती है गर्दन में उसका फूल जाना, हिपेटोमेगाली, लीवर का आकार बढ़ जाना, और सूजन वगैरह इस तरह की जो है हाथों पैरों में ये दिक्कतें CHF के जो रोगी होते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के, उनमें भी सेम टू सेम लक्षण देखने को मिल सकते हैं। तो इसमें ट्रीटमेंट क्या करते हैं, मैनेजमेंट क्या करते हैं? सबसे पहले ज़रूरी काम होता है एक तो ये पहचान करना कि इसके पीछे बीमारी क्या चल रही है। अगर हमें फ्लूइड का सैंपल मिल सकता है तो हम फ्लूइड के सैंपल को इतनी सारी जांचों के लिए भेजते हैं जो हमने अभी जिक्र किया है। इसके साथ साथ अगर डायग्नोसिस अनक्लियर है, पता नहीं चल पा रहा है, और पेशेंट जो है वो हीमोडायनेमिकली स्टेबल है, मतलब कि उसका BP, हार्ट रेट वगैरह सब चीज़ें नॉर्मल है, तो रोगी को नासिड्स क्या होते हैं, जो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी जो ड्रग्स होते हैं, जो दर्द निवारक जो ग्रुप होता है वो इसमें काम कर सकते हैं। अगर खास करके जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स बढ़े हुए हों, इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स में CRP भी आ सकता है, और PCT, प्रोकैल्सिटोनिन, मैं इसके ऊपर PCT के ऊपर तो मैं एक वीडियो भी बना चुका हूँ। पेरिकार्डियोसेंटेसिस, मतलब कि डायरेक्टली जो है विशेषज्ञ है वहाँ पर पहुँच करके फ्लूइड निकाल सकते हैं। अगर पेशेंट हीमोडायनामिकली कंप्रोमाइज्ड है, यदि उसका BP गिर रहा है, हार्ट रेट बढ़ रही है, सांस फूल रहा है, रोगी की जान का खतरा अगर बना हुआ है तो। बहुत सारी ये प्रक्रिया बताई है, जिफॉइड प्रोसेस से होते हुए हार्ट के आसपास कैसे पहुंचा जाता है, ये हमारा काम नहीं है। इसके लिए जो हृदय रोग विशेषज्ञ हैं, है ना, और वो भी अनुभवी, वही इस चीज़ को परफॉर्म करते हैं। उससे इसकी बात करें कि भविष्य की क्या संभावनाएं हैं, व्यक्ति ठीक रह पाएगा या नहीं, तो प्रोग्नोसिस जो होता है भविष्य की, उसकी जो स्थिति है ठीक रहना ना रहना, वो उसके कारण पर निर्भर करता है कि बीमारी किस कारण से हुई थी। देखिए इसमें कभी कभी TB भी जिम्मेदार होती है, ठीक है, TB के मरीजों में भी इस तरीके की स्थिति हो सकती है। अब TB की बात करें कि ट्यूबरकुलोसिस जो है वो बॉडी के किसी भी अंग में हो सकती है, ठीक है। अगर उचित प्रकार से चिकित्सा ना की जाए तो इसमें मृत्यु दर भी काफ़ी बड़ी हो जाती है। तो जो 50% जो कोज मिलते हैं वो बहुत आसानी से ठीक हो सकते हैं, बस उचित देखरेख और डॉक्टर से प्रॉपरली ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। ये इन्होंने दो प्रमुख कारण बताए हैं, एक तो इन्फेक्शन जिसमें ट्यूबरकुलोसिस भी आ जाता है और फ्लू भी आ जाता है, दूसरा बताया इन्होंने कैंसर। ये दो प्रमुख कारण होते हैं पेरिकार्डियल इफ्यूजन के। तो ये आज की जो वीडियो थी वो पेरिकार्डियल इफ्यूजन के बारे में थी, और थोड़ा सा अनकॉमन टॉपिक है, मतलब आम लोगों को इसके बारे में ना तो कोई जानकारी है। नमस्कार।